मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रकाशिकी से लिया प्रकाश का व्यतिकरण में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कल समझाया था जब दो तरंगों का व्यतिकरण होता है, जब वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तीव्रता का मान कितना रहता है। क्या क्या समझाया था? परिणामी तीव्रता समझाया था और परिणामी तरंग का आयाम समझाया था, परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण समझाई थी और प्रारंभिक कला कोण समझाया था। आज हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ परिणामी तरंग की तीव्रता जो थी उससे रिलेटेड हम उसको ले रहे फॉर्मूला को और वहां से हम जो है निकालेंगे संपोषी व्यतिकरण यदि हो तो प्रकाश की तीव्रता क्या रहती है और विनाशी व्यतिकरण हो तो प्रकाश की तीव्रता क्या रहती है। तो उसको करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमने कल परिणामी तरंग की तीव्रता निकाली थी वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे होंगे वो जरा रिमाइंड कर ले परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी आ रही थी। तो यहाँ हम लिखते हैं कैपिटल I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 और ये था आपका रूट और यहाँ था आपका cos फाई। ये आपकी परिणामी तरंग की तीव्रता निकल के आ रही थी। ठीक है, अब दो कंडीशन आपके बनते हैं, एक तो बनता है संपोषी व्यतिकरण और एक बनता है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ पहली कंडीशन संपोषी व्यतिकरण के लिए और दूसरी कंडीशन यहाँ डालती हूँ मैं विनाशी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए जो हमारी तरंग की तीव्रता थी वो अधिकतम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अधिकतम। संपोषी मैंने बताया था कि जब दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं तो उनकी परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है या तो अधिकतम होती है या कम होती है। तो हम संपोषी जब अधिकतम होती है तब हमारा कौन सा व्यतिकरण बनता है? संपोषी व्यतिकरण बनता है और जब कम होती है न्यूनतम होती है तब हमारा कौन सा बनता है? विनाशी व्यतिकरण बनता है। तो हम यहाँ लेते हैं संपोषी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता जो आनी चाहिए वो आपकी प्रकाश की तरंग की तीव्रता वो आपकी कितनी होनी चाहिए? अधिकतम। और यदि तीव्रता अधिकतम कब होगी? जब आपका जो cos फाई है उसका वैल्यू 1 हो तब ये अधिकतम होगी। जब cos फाई की वैल्यू कितनी है? 1 हो, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी तब आपकी जो परिणामी तीव्रता आएगी वो मैक्सिमम आएगी और जब इस cos फाई की वैल्यू -1 होगी तब क्या आएगी? विनाशी व्यतिकरण आएगी, तब आपकी न्यूनतम आएगी तीव्रता। ठीक है, तो अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई इज इक्वल कितना हो गया? 1 और फाई की वैल्यू जो होगी वो आपकी इस प्रकार से रहेगी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए फाई क्या है? यहाँ पर आपका फाई है कलांतर। क्या है फाई? कलांतर। कलांतर का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई और 6 पाई होना चाहिए। तो हम इसको सीधे सीधे एक फॉर्मूला के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फाई की वैल्यू जो है वो 2
m पाई इस प्रकार की होनी चाहिए। यानी कि संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान या तो शून्य हो और या फिर पाई का समगुणक होना चाहिए, या पाई का समगुणक होना चाहिए। होता है, ठीक है। पाई का समगुणक कैसे, ये पाई लिखा हुआ है यहाँ पर और ये आपका समगुणक कहलाता है 2m। समगुणक इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है और 2 जो है वो उसको कैसी संख्या बना देता है, सम संख्या बना देता है। इसलिए पाई का कैसा होना चाहिए, समगुणक होना चाहिए, ठीक है। पहले इसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। उतार लीजिएगा इसको। ये तो हो गया हमारे पास कलांतर की वैल्यू, कलांतर का मान। अब बात आती है पथांतर की। पथांतर क्या होना चाहिए, जब हमारा संपोषी व्यतिकरण है तब, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो पथांतर जो होता है वो आपका x इज इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई और इंटू फाई का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये इसका फॉर्मूला है पथांतर निकालने का। पथांतर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। यहाँ पर जो फाई है उसकी मैं वैल्यू पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 1 से। फाई का वैल्यू मैं निकाल दी, कलांतर की वैल्यू। अब मैं पथांतर निकाल रही हूँ कि संपोषी, यदि संपोषी व्यतिकरण है तो आपका पथांतर कितना होना चाहिए। तो पथांतर निकालने के लिए आपका ये हो जाएगा x इज इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई और इंटू 2m पाई, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू जो आई वो आपके पास कितनी आई, m इंटू लैम्डा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आपका है पथांतर, और पथांतर जो है वो आपका कितना होना चाहिए, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में पथांतर का मान शून्य या लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे हम, लैम्डा का पूर्ण गुणज। यहाँ पर मैंने क्या वर्ड यूज किया था, समगुणज, और यहाँ पर पूर्ण गुणज, ठीक है। पूर्ण जहां पर ये जो m है, m का मान आपका रहेगा 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा एंड सो ऑन, ठीक। क्लियर हुई ये बात। अब एक बात और समझिएगा साथ के साथ में, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है।
ये आपकी इक्वेशन 3। तो हम इक्वेशन 1 से लेंगे अब इक्वेशन 1 से ये मैक्सिमम कब होगा, आई जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब cos phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। cos phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। तो हम यहां लिख देंगे आई मैक्सिमम या आई अधिकतम, वो कितना हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 और इंटू cos phi। cos phi की वैल्यू कितनी बता रहे हैं हम अधिकतम होने के लिए 1। तो इस cos phi की वैल्यू मैं रखूंगी यहाँ 1। तो ये आपका हो जाएगा I मैक्सिमम इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 और I2 और cos phi की जब इससे 1 से वैल्यू होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो आपका कितना हो जाएगा 2 रूट ऑफ I1 इंटू I2। ये बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर है? अब ये जो है आपका एक नया रूप और बना रही है। कभी आपने एक समसमीकरण सुनी होगी क्या कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ठीक है। बट इसमें जो है यहाँ पर a की जगह क्या है रूट I है I1 और b की जगह क्या है रूट I2 है। रूट I1 है और रूट I2 है। जब हम इसको इस रूप में लिखेंगे समीकरण के रूप में, तो आपका ये निकल के बनेगा रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 और उसका होल स्क्वायर। कैसे बनेगा ये भी समझ लीजिए, जरा इधर देखिएगा सामने। रूट I1 का स्क्वायर क्या बनेगा, जैसे मैंने यहाँ बोला a का स्क्वायर, ऐसे ही रूट I1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, केवल I1। केवल क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा। ऐसे ही b स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर में इसका स्क्वायर आएगा, रूट I2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा I2 और प्लस 2 ऑफ a इंटू b। a इंटू b इसका मतलब 2 ऑफ रूट I1 और इंटू I2 है। इसका रूप ये नहीं है, ये इसी का रूप है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि I मैक्सिमम इज इक्वल रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस रूप में। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये तो है तीव्रता के रूप में मैक्सिमम तीव्रता, परिणामी तीव्रता। और यदि मैं आयाम के रूप में निकालना चाहूं तो परिणामी तीव्रता कितनी निकल के आएगी, तो आपको पता है मैंने इससे पहले वाले अपने जो मेरा लेक्चर आया उसमें मैंने बताया था आपको कि I जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बताया था मैंने। तो हम ये जानते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयाम के स्क्वायर के। कैपिटल A लिख देती हूं मैं यहां पर। तो I इज इक्वल हो जाएगा आपका, I इज इक्वल हो जाएगा कैपिटल A और A का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस I1 की जगह हम
I1 के पदों में, I1 I2 के पदों में, और एक यहाँ देती है, वही आपकी इक्वेशन नंबर 5। ये सभी को समझ में आ रहा है? इसको उतार लीजिए, फिर इसके साथ ही मैं तुलनात्मक अध्ययन करते हुए विनाशी व्यतिकरण को लेती हूँ, तब आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसको उतारिए, फिर मैं विनाशी व्यतिकरण उतारती हूँ। मैं जरा इसको हटाती हूँ यहाँ से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था, और मैं यहाँ अब विनाशी व्यतिकरण के बारे में आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण को क्लियर करने के लिए सेम वैसे ही लेंगे हम कि इक्वेशन तो है परिणामी तीव्रता की आपकी यही I = I1 + I2 + 2 रूट ऑफ I1 × I2 और cos phi। ठीक है, अब जब बात आती है विनाशी व्यतिकरण की, तो विनाशी व्यतिकरण में I की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम। संपोषी व्यतिकरण में कैसा बताया था? अधिकतम। और विनाशी व्यतिकरण में कैसा बताया जा रहा है? न्यूनतम। तो हम यहाँ लिख देंगे कि विनाशी व्यतिकरण में लिए I की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? न्यूनतम। न्यूनतम होगी, तो सेम ऐसे ही हम ये करेंगे कि यहाँ पर cos phi का मान जो है न्यूनतम करने के लिए I की वैल्यू cos phi का मान कितना हो जाएगा? -1 होना चाहिए। I को मैक्सिमम करने के लिए cos phi का मान -1 होना चाहिए, तो ये वाली स्टेप आपकी क्या हो जाएगी? माइनस स्टेप बन जाएगी। तो आपका यहाँ पर cos phi = आ जाएगा -1। इसके लिए कलांतर जो बनेगा आपका, कलांतर phi, वो बनेगा आपका पाई के रूप में, 3 पाई के रूप में, 5 पाई के रूप में, एंड सो ऑन। यहाँ कितना आ रहा था? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी कि सम गुणक के रूप में आ रहा था यहाँ, और यहाँ विषम गुणक के रूप में आ रहा है। देख रहे हैं आप? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका phi का मान है, अगर उसको मैं एक कमेंट रूप में लिखना चाहूँ तो वो आपका बन जाएगा 2m - 1 × pi। कितना बन जाएगा? 2m - 1 × pi। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, वहां वो आपका अलग चल रहा है, ठीक है, और यहाँ आपकी इक्वेशंस अलग चल रही है। तो इसके लिए जो मैं विनाशी व्यतिकरण ले रही हूँ, उसके लिए इक्वेशन 1 के बाद इक्वेशन 2 यहाँ पर आती है आपकी। ठीक है, क्लियर है बेटा? संपोषी व्यतिकरण के लिए जो phi की वैल्यू है वो सम के रूप में आ रही थी, सम गुणक के रूप में आ रही थी पाई के, लेकिन यहाँ पर कैसे आ रही है? पाई के विषम गुणक के रूप में आ रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान पाई का, इसमें शून्य नहीं लिखेंगे, शून्य यहाँ पर आ था केवल, यहाँ शून्य नहीं है, तो यहाँ केवल क्या लिखेंगे? विषम, पाई का विषम गुणक होता है। ये बात क्लियर हो गई सभी के लिए? क्लियर है? वहां पर कैसा आ रहा था? समगुणक के रूप में, संपोषी व्यतिकरण में, और विनाशी व्यतिकरण के रूप में किस रूप में आ रहा है? विषम गुणक के रूप में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारा phi हो गया। अब हम निकालते हैं पथांतर। क्या निकालते हैं हम? पथांतर। कलांतर ही आकर निकल के आ गया, अब निकालते हैं पथांतर। ठीक है, तो पथांतर निकालने के लिए फॉर्मूला पहले वाला ही यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला बेटा? λ/2 पाई × phi, λ/2 पाई × phi। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा क्या? x = λ/2 पाई, और यहाँ पर phi की वैल्यू ये वाली लग जाएगी, तो क्या है ये वैल्यू? 2m -
इसको उतारिए, इसके बारे में लिखाती हूँ मैं।